सवाल मेरा यहाँ पे ये आता है कि रुपए की वैल्यू गिरती ही क्यों रही है आज तक। 2014 या 2013 के अंदर कुछ मोदी जी बोला करते थे कि रुपए की वैल्यू इतनी क्यों गिर रही है, कि जब यहाँ से पैसा निकालना चालू कर देते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, तो यहाँ पे क्या होता है कि वैल्यू जो है कंपनीज की वो कम होने लगती है। डॉलर में हमें अपनी पेमेंट चाहिए, वो डॉलर में क्यों मांगते हैं, क्योंकि डॉलर एक स्टेबल करेंसी है। तो लो क्वालिटी के कंपेयर में धीमे धीमे क्या होता है, मनी का डिवैल्यूएशन होता गया है। हिस्टोरिकली ये सबसे नीचे अपनी वैल्यू पे चला गया है, इसका कारण। अच्छा, जो आज का हमारा विषय रहने वाला है वो है कि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के कंपेयर में इतना ज्यादा क्यों गिरता जा रहा है ना। आपने अभी सुना होगा डॉलर इंडिया का जो रुपया है वो कुछ 90 रुपए पर डॉलर के इक्वलेंट हो गया है ना, सुना होगा आपने। भारत के यानी 90 रुपए और अमेरिका का $1, यही वैल्यू बनी। सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों है, कारण क्या है इस चीज का। हालांकि बहुत से लोग अपनी राय इस पे दे चुके हैं। कोई ट्रेड को इसका इम्पैक्ट मानता है, कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज को इसका इम्पैक्ट मानता है, तो हर किसी का अपना अपना अलग अलग ओपिनियन आता है। लेकिन अगर आप कभी भी देखें, सन 1967 में सबसे पहली बार जो हमारे उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी, उन्होंने रुपए का अवमूल्यन किया था, है ना। सबसे पहला जब हुआ था हमारे देश के अंदर अवमूल्यन, वो हुआ था 1967 में, जब इंदिरा गांधी ने $1 की वैल्यू ₹5 के बराबर कर दी गई थी। वो क्यों किया गया था, कारण क्या था उसका। मुख्यतः ये इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी हद तक नीचे जा चुकी थी। तो जो इंडिया के अंदर क्या था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ाना था, जिसकी वजह से जब तक वैल्यू कम नहीं की जाएगी तो लोग यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करने आएंगे। तो जब उन्हें ये बात लगी कि जब हम जो ₹1 की चीज अपने पास खरीद रहे हैं वही सेम ₹5 की चीज हम वहां खरीद सकते हैं उसी ₹1 में, तो वो उस देश में ज्यादा जाएंगे। मुख्यतः कारण तो ये था इस चीज को करने का। लेकिन आज आप देखते हैं कि भारत के रुपये की वैल्यू इतनी ज्यादा गिरती जा रही है कि अब ये लगभग 90 रुपए पे आ चुका है ना। यानी कोई अमेरिकी जो वहां का $1 अगर स्पेंड करता है इंडिया में, वो 90 रुपए के बराबर है। मुख्यतः बात ये आती है, लोग इससे काफी परेशान भी हैं क्योंकि कई बिजनेसों को इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। जो भारत के अंदर लोग रह रहे हैं उनको थोड़ी महंगाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो काम पहले जितने रुपए में हो पाता था अब 10 से 15% उनको ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। ये सब चीजें उसके अंदर होती है ना। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर रुपए का डिवैल्यूएशन होता है यानी रुपया गिरता है तो उसकी वजह से हमारे पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो सबसे पहले हम इस चीज का असर जान लेते हैं कि इस चीज का असर क्या पड़ता है ना। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारी करेंसी होती है उसका कंपैरिजन किस तरीके से किया जाता है। तो हम सबसे पहले जाते हैं बार्टर सिस्टम पे। इस बात को समझने के लिए बार्टर सिस्टम, है ना। बार्टर सिस्टम क्या है, वस्तु वस्तु व्यवस्था इसे बोलते हैं, ठीक है, वस्तु वस्तु विनिमय। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे सपोज कर लीजिए, पहले क्या होता था कि रुपए का कोई चलन नहीं था, तो लोग क्या काम किया करते थे, लोग एक दूसरे के सामान के बदले ही एक्सचेंज किया करते थे। जैसे कि सपोज करो कि किसी को चावल की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो जो चावल बेचता है उसके पास जाएगा, और सपोज कर लो उसके पास कोई भी आइटम है, XYZ आइटम ले लेते हैं हम, कोई भी आइटम है वो उसके पास लेके जाएगा। तो होगा क्या, चावल के बदले वो अपना आइटम क्या करेगा, एक्सचेंज कर लेगा। लेकिन होना क्या चाहिए, दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब सपोज कर लो अगर उन दोनों में से किसी भी एक चीज की वैल्यू अगर कम है तो क्या वो उसको एक्सचेंज करेगा, नहीं। अब सपोज कर लीजिए चावल उसने रखा कि भाई मैं 1 kg चावल दूंगा, बदले में मेरे पास है एक आइटम पेन, तो क्या 1 किलो चावल और पेन की वैल्यू क्या बराबर कहेंगे। अगर उसने ये कहा कि मैं वेट के हिसाब से देखूंगा, तो वेट के हिसाब से तो वो चीज बेटर ही नहीं बैठती। अब आता है यूटिलाइजेशन,
यूटिलाइजेशन कि यूटिलाइजेशन के बिहाफ पे हम देखेंगे। अब होता क्या है कि जब तक वैल्यू एक दूसरे के बराबर ना बैठे या दोनों एक दूसरे की वैल्यू को अगर सेटिस्फाई ना करें, तब तक वहां कोई एक्सचेंज नहीं होगा। सेम चीज में यहाँ पे आ जाता है। पहले ये हमारा बार्टर सिस्टम चला करता था कि वस्तु के बजाय वस्तु दिया जाता था, लेकिन अब क्या है, जब से ये सिस्टम आ गया है मनी का, तब बेशक मनी का सिस्टम बदला है लेकिन चीजें लमसम वैसी ही रही हैं। अब एक देश के लोग ये कहते हैं कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट आपसे ज्यादा वैल्यूएबल है, आपका प्रोडक्ट कम वैल्यूएबल है, तो मैं आपको अपना ज्यादा कीमत पर सामान क्यों बेचूं। वो कहता है कि वो पैसा किसी तरीके से वैल्यू बराबर करना चाहिए। अब मेनली इसमें क्या आ जाता है, क्वालिटी। अगर आप देखें क्वालिटी, आपने नोटिस भी क्या होगा, अमेरिका के प्रोडक्ट्स की अमेरिका के ज्यादातर प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर होती है कंपैरेटिवली इंडियन प्रोडक्ट्स या किसी दूसरी कंट्री जैसे पाकिस्तान या अफगानिस्तान या कोई और कंट्री में जहां प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके कंपेयर में, है ना। तो होता क्या है, अमेरिकीज या जो भी कोई डेवलप नेशन है, वो क्या काम करता है, क्वालिटी वाइज अच्छा प्रोडक्ट बनाता है और इनकी क्वालिटी थोड़ी सी लो होती है। तो लो क्वालिटी के कंपेयर में धीमे धीमे क्या होता है, मनी का डिवैल्यूएशन होता गया है ना। तो ये सिस्टम बन जाता है बार्टर सिस्टम के थ्रू, लेकिन ये अब कन्वर्ट हो गया है मनी में। तो जब क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है तो इन्होंने भी क्या कहा कि भाई हमारे मनी में क्यों डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप देखो जितने भी ज्यादातर डेवलप्ड देश हैं उनकी मनी या करेंसी की वैल्यू कंपैरेटिवली हाई है, जिनकी प्रोडक्ट क्वालिटी थोड़ी लो है ना। सेम चीज बार्टर सिस्टम में होती थी, वस्तु विनिमय व्यवस्था में। तो यहां से हमारा कंपैरिजन होना स्टार्ट हो गया था। हालांकि ये शुरू से ही है करेंसी के अंदर कंपैरिजन, लेकिन आज के टाइम पे जब हम इंडिया को देख रहे हैं तो ये इतना नीचे कभी नहीं आया था। यानी हिस्टोरिकली ये सबसे नीचे अपनी वैल्यू पे चला गया है। इसका कारण क्या है, ठीक है, तो हम इसका कारण फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो जो हम रुपए के गिरने के जो सबसे बड़े कारणों में एक आता है, वो आता है हमारा ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट, इसमें क्या होता है कि हमारे जो इंपोर्ट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाते हैं। जिस देश में भी इंपोर्ट ज्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा तो वहां पे क्या होगा, एक ट्रेड के अंदर डेफिसिट बन जाता है। अब सपोज कर लीजिए जैसे भारत क्या है, चाइना से कोई मटेरियल खरीद रहा है, मटेरियल या कोई भी सर्विसेज खरीद रहा है, बदले में उसे वो बेच कितने की रहा है, वो बेच कम की रहा है लेकिन खरीद ज्यादा की रहा है। तो उससे क्या होगा कि हमारे देश का पैसा ज्यादा जाएगा। अब नॉर्मली होता क्या है कि जो ज्यादातर जो देश है ना, ज्यादातर देश क्या कहते हैं कि भाई हमें डॉलर में हमें अपनी पेमेंट चाहिए। वो डॉलर में क्यों मांगते हैं, क्योंकि डॉलर एक स्टेबल करेंसी। अब सपोज करो कि उसने इंडियन करेंसी में पैसा ले लिया, इंडियन करेंसी होगी डिवैल्यू, तो होगा क्या कि जो करेंसी यहां से वहां जाएगी तो उसका क्या होगा कि जैसे ही करेंसी की वैल्यू कम होगी उसके पास पैसा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो हर देश यही चाहेगा कि भाई ऐसी करेंसी में हमें पेमेंट मिले जो करेंसी एक स्टेबल हो मार्केट में। इससे बेनिफिट क्या होता है कि जब मान लो कि अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो उनके पास और ज्यादा वैल्यूज आ जाएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो जिस देश को पेमेंट्स लेनी है वो प्रेफर करेगा डॉलर में, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि जब भारत के एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं और इंपोर्ट ज्यादा हो जाते हैं तो इंडिया के जो डॉलर्स हैं वो बहुत ज्यादा बाहर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंडिया के पास डॉलर कम बचते हैं और यहाँ पे डॉलर की डिमांड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। डॉलर की डिमांड इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, पैसे की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी, है ना। दूसरा कारण जो इसमें हमारा आता है वो आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या काम करता है कि किसी भी देश के अंदर जब कीमतें बढ़ने लग जाती हैं तो उसको इन्फ्लेशन बोला जाता है। नॉर्मली इसको महंगाई समझ लीजिए,
है ना, महंगाई। अब होता क्या है, अब सपोज कर लो कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ 10% मंथली, हालांकि ये बहुत ज्यादा होता है ये, बट मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। अब मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट आज 100 रुपए का है, आपकी सैलरी मान लो है 1000 रुपए, है ना, मंथली की। अब होगा क्या, अब 10% इन्फ्लेशन है, यानी अब जब आप नेक्स्ट मंथ जब ये प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो ये मिलेगा आपको 110 रुपए का। अब सैलरी तो आपकी फिक्स है, लेकिन प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो रही है, हाई हो जा रही है। तो जब देश में महंगाई बढ़ने लगती है तो क्या होता है कि उसकी चीजें ऑटोमेटिकली महंगी होने लगती है। उसके लिए उसकी वजह से क्या होता है कि जब चीजें महंगी होती है तो जो प्रोडक्शन होता है हमारे देश में, उसको एडजस्ट करने के लिए जब हम अपना प्रोडक्ट दूसरे देश में भेजते हैं या बेचते हैं, तो उस पर हमारा बहुत बड़ा प्रोडक्ट्स का इम्पैक्ट आता है। वहां पे तो चीजें महंगी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हमारी रेट जो है उस लेवल पे नहीं बन पाते। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है तो करेंसी की भी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो एक ये भी कारण हो सकता है हमारे देश में पैसे के गिरने का। तीसरा कारण जो हमारा आता है यहाँ पे, वो होता है कि हमारे यहाँ पे कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं। हर देश के अंदर आपने देखा होगा कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स मिलेंगे। जो फॉरेन इन्वेस्टर क्या करते हैं हमारे देश के अंदर, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया या बॉन्ड्स, जो भी यहाँ पे परचेज करते हैं, तो वो कुछ पैसा लगाते हैं। होता क्या है कि जब यहाँ से पैसा निकालना चालू कर देते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, तो यहाँ पे क्या होता है कि वैल्यू जो है कंपनीज की वो कम होने लगती है, इनके पास कैपिटल कम होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि देश के रुपए की जो है वो वैल्यूएशन कम हो जाती है। अब इस चीज के हमारे रुपए के डिवैल्यूएशन के कुछ बाहरी कारण भी आ सकते हैं, यानी जो ग्लोबली इंपैक्ट करते हैं, सच एज हमारे पास सप्लाई कम होना डॉलर की और उसकी डिमांड ज्यादा क्रिएट हो जाना, ये भी एक काफी बड़ा रीजन होता है। अब होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको यहां बताया कि जब हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है ना, तो हमें क्या है, डॉलर की सप्लाई की नीड थोड़ी ज्यादा हो जाएगी और हमारे यहाँ पे यानी डिमांड इंक्रीज हो गई, लेकिन हमारे पास जो सप्लाई है वो उस लेवल की नहीं आ रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की डिमांड इंक्रीज होने लगेगी। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो उस जगह प्राइस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि भारत के अंदर भी क्या होगा, जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं या इंपोर्टर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बिजनेस चलाते हैं, उनको भी फॉरेन करेंसी की काफी हद तक डिमांड होगी। तो जब डिमांड होगी तो उनको भी हाई रेट पे दिया जाएगा। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, उसकी वजह से भी हमारा एक जो डॉलर के कंपेयर में रुपया कम होने लगता है, उसकी वैल्यूएशन कम होने लगती है। तो ये थे कुछ हमारे इम्पैक्ट, जो हम कह सकते हैं कि बुकिश लेवल पे या जो नॉर्मल लेवल पे चलता आ रहा है। मैं आपसे ना एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, क्या रुपए की वैल्यू क्या सिर्फ आज से गिर रही है? पहली बार इंदिरा गांधी ने, जो मैंने आपको बताया 1967 में सबसे पहली बार रुपए का अवमूल्यन किया था, है ना। नरेंद्र मोदी का आज के टाइम पे बहुत सारे लोग वीडियो को शेयर कर रहे हैं कि 2014 या 2013 के अंदर कुछ मोदी जी बोला करते थे कि रुपए की वैल्यू इतनी क्यों गिर रही है। तो क्या रुपए का गिरना पहली बार तो है नहीं है। एक्चुअल में देखो, ये कारण हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रीजन हो सकते हैं, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल रीजन आ सकते हैं रुपए गिरने के, लेकिन क्या सिर्फ यही फैक्टर है रुपए गिरने का? आई जस्ट थिंक इट इज डिफरेंट। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2013-14 में भी हमारे जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं वो बोला करते थे कि इस तरीके से रुपया नहीं गिरता। उससे पहले भी अगर मैं 2007 से कहूं, जो कि मतलब मैंने जहां से होश संभाला था, जब पहली बार इनको जानना चालू किया था, रुपए की वैल्यू तब भी गिरती जा रही थी। मुझे याद है कि 2007 के आसपास कुछ 29 के आसपास रुपया था, जब 36, 37, 38 के आसपास पहुंचा, तब भी देश में ऐसे हंगामे खड़े हुए। आज 90 पे पहुंच गया, तब भी ऐसे हंगामे। तो सवाल मेरा यहाँ पे ये आता है कि रुपए की वैल्यू गिरती ही क्यों रही है आज तक? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि रुपए की वैल्यू बढ़ी हो?
आज तक वैल्यू क्यों नहीं बढ़ी रुपए की? कभी हम ये सवाल नहीं करते। हालांकि हम जो भी इस पे इफेक्ट देखे तो गवर्नमेंट पे लगा देते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ एक फैक्टर को रीजन नहीं दे सकते कि गवर्नमेंट पॉलिसी ही ये काम करेगी। और भी बहुत सारे रीजन है इस चीज के पीछे। खैर चलो हम उन पे आज डिस्कशन करते हैं। अच्छा, आप खुद देखें कभी भी कि जैसे जैसे रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है, किसी भी देश के रुपए की वैल्यू कब बढ़ती है? जैसा कि हमने पढ़ा था, जब कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करे, है ना। अब सवाल ये है, एक्सपोर्ट कब होगा? आपके देश का सामान, है ना, आपके देश का सामान या सर्विस कोई क्यों खरीदेगा? क्यों खरीदे? आप खुद सोचें। तभी तो अगर आपको रुपए की वैल्यू बढ़ानी है तो हमने तो ये बोल दिया कि भैया एक्सपोर्ट बढ़ाओ, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ेंगे कब? जब हमारे देश का कोई सामान खरीदेगा तभी तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। आप मुझे बताएं, 2007 या पहले से भी ले लो, आपने ऐसी कौन सी वैल्यू क्रिएट की है वर्ल्ड लेवल पे? आपकी कौन सी वैल्यू है वर्ल्ड लेवल पे? पूरे देश के ऊपर आप देखें, हमने ऐसी कौन सी वैल्यू क्रिएट करके रख दी है जिसकी वजह से हम अपने देश का सामान दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर पाए? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2004 के आसपास और 2007 से 8-9 के बीच में, मान लो 2009 के बीच में, चाइना की कंपनीज आई थी, मोबाइल कंपनीज इंडिया के अंदर। लोगों ने पहले तो बहुत परचेज किया चाइना के मोबाइल्स। उसके बाद क्या हुआ, चाइना के मोबाइल्स एकदम बंद हो गए। लोगों ने मजाक उड़ाना चालू कर दिया कि चाइना के मोबाइल आप यूज कर रहे हो, वैल्यू नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है उनकी, कोई कुछ नहीं है उनके पास। मैं ये बात कहता हूं कि चाइना के मोबाइल्स या लैपटॉप, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आप मुझे बता दीजिए, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, जो आप चाइना से नहीं मंगाते।